नमस्कार दोस्तों, अपेक्स स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक पहले पहुंचे और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के प्रकाश का अपवर्तन। पिछले वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। उसके लिए 2 वीडियो आपको दे दिया गया है और इस वीडियो के नीचे भी लिंक में उन दोनों वीडियो का लिंक जो है लगाया गया है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण के बारे में पढ़े थे तो हम लोग को 10 क्लास में 4 गुण पढ़ना है। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण एवं प्रकीर्णन, जबकि घटनाएं होती है टोटल 8। तो 4 घटनाओं के बारे में पढ़ना है। तो दूसरे पार्ट में हम लोग को प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़ना है। परावर्तन का मतलब होता है लौटना। अगर परावर्तन देखते हैं, परावर्तन का मतलब लौटना, अपवर्तन इस पाठ में हम लोग को पढ़ना है। अपवर्तन का अर्थ होता है मुड़ना। सिंपल सा है, इसको समझना है। मुड़ना। वर्ण विक्षेपण का सिंपल जो हम लोग समझेंगे कि वर्ण विक्षेपण का अर्थ होता है, वर्ण मतलब होता है रंग, विक्षेपण मतलब होता है टूटना। तो रंग में विभक्त होना। जैसे इंद्रधनुष बनता है किस कारण से? वर्ण विक्षेपण से। और चौथा हम लोग को पढ़ना है प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन का अर्थ होता है छितराना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, जिसका स्कैटर मीन्स होता है छितराना। तो प्रकाश जो है किसी कण पे पड़कर विभिन्न दिशाओं में छितराता है तो उसे प्रकीर्णन कहते हैं, जिसके चलते आकाश का रंग कैसा दिखता है? नीला दिखता है। वर्ण विक्षेपण, तो रंग में विभक्त, वर्ण मतलब होता है रंग, अपवर्तन मतलब मुड़ना। तो ये 4 प्रक्रियाओं को सिंपल सा हम लोग समझेंगे कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़कर पीछे लौटती है तो उस घटना को क्या कहेंगे इन चारों में से? तो परावर्तन। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो मुड़ती है, तो मुड़ने की घटना को, विचलित होने की घटना को क्या कहेंगे? अपवर्तन। और प्रकाश जब किसी माध्यम से गुजरकर विभिन्न रंगों में विभक्त होता है, 7 अवयवी रंगों में विभक्त होता है, प्रिज्म में जैसे होता है, तो उसको कहते हैं वर्ण विक्षेपण। और प्रकीर्णन का अर्थ होता है छितराना। हमें यहाँ क्या पढ़ना है? अपवर्तन। तो अपवर्तन का अर्थ होता है क्या? प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, पारदर्शी माध्यम में जब प्रकाश चलती है तो वह अपने पूर्वोक्त पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश मुड़ने की घटना को ही अपवर्तन कहते हैं। अब माध्यम कैसा होना चाहिए? तो प्रकाश हमेशा पारदर्शी माध्यम में ही चलेगा, अपारदर्शी में तो चलेगा नहीं। तो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश प्रवेश करने पर वह अपने पूर्वोक्त पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। और इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब माध्यम, पारदर्शी माध्यम कौन कौन से हैं? तो पारदर्शी माध्यम जैसे हवा है, निर्वात में भी प्रकाश चलता है, जल है, कांच है। हवा गैसीय माध्यम है, जबकि जल क्या है? द्रवित माध्यम है, द्रव है। और कांच जो है ठोस माध्यम है। तो यहाँ माध्यमों के बदलने से प्रकाश मुड़ती है। जब प्रकाश किसी की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पूर्वोक्त पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है, मतलब मुड़ जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब ये घटना क्यों होता है? तो इसका कारण है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का
जो चाल है वो भिन्न भिन्न होती है। वायु में प्रकाश की चाल आप पढ़े होंगे, पिछली कक्षा में बताए थे कि 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 10 के घात मतलब 3 पर कितने जीरो? 8 जीरो। 3 पे 8 जीरो कितने हो जाएंगे? तो 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में प्रकाश 30 करोड़ मीटर चलती है। अब इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। किसमें? वायु में। जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 2.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये 10⁸ वहीं रहेंगे, बस ये चेंज हो रहा है। यहाँ प्रकाश तेजी से चल रही है वायु में, जबकि जल में उससे कम चल रही है। और कांच में प्रकाश की चाल 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो विभिन्न पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। इसी घटना के कारण, प्रकाश की चाल बदलने के कारण प्रकाश का अपवर्तन की घटना होती है। अब प्रकाश के अपवर्तन के नियम, जैसे परावर्तन के 2 नियम होते थे, उसी तरह से प्रकाश अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। तो पहला नियम तो परावर्तन के जैसा ही है, आपतित किरण, वहाँ परावर्तित बोलते थे, यहाँ क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण, तथा अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। पहला नियम जस्ट लाइक प्रकाश के परावर्तन के जैसा ही है, उसमें परावर्तित किरण थी, इसमें अपवर्तित किरण रखेंगे। लेकिन दूसरे नियम में अंतर है। अगर पहला माध्यम क्या है? उसका अपवर्तनांक μ1 है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक μ2 है, तो इसमें जो है आपतन कोण की जया मतलब होता है साइन, आपतन कोण को लिखते हैं आई से, तो साइन आई, तथा अपवर्तन कोण को लिखते हैं आर से, तो उसका जया मान साइन आर। ये दोनों का अनुपात किसी भी 2 पारदर्शी माध्यमों के लिए क्या होता है? स्थिरांक होता है। दूसरा नियम फिर से समझिए कि आपतन कोण की जया मतलब आई का साइन मान, जया मतलब साइन मान, और अपवर्तन कोण, यहाँ अपवर्तन कोण बनेगा, तो उसके साइन मान का अनुपात क्या होता है? एक स्थिरांक के बराबर होता है, एक नियतांक होता है। और इसी को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। प्रकाश अपवर्तन के दूसरे नियम को किस नियम के नाम से जानते हैं? तो स्नेल के नियम के नाम से जानते हैं। अब इसको दूसरे रूप में समझ सकते हैं, तो दूसरे माध्यम में अपवर्तनांक कितना है? μ2 है, और प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक कितना है? μ2 है। इसका अनुपात भी क्या होता है? एक स्थिरांक होता है। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तनांक किसे कहते हैं। यहाँ देखिए, ये किरण ए आपतित हो रही है, यहाँ माध्यम बदल रहा है, ऊपर में हवा है और नीचे में जल है, या कांच लेते हैं, तो हवा एक जो है कहेंगे क्या है? एक विरल माध्यम है। विरल माध्यम क्यों? क्योंकि हवा में प्रकाश की चाल अधिक होती है। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे क्या कहेंगे? विरल माध्यम। और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल धीमी होती है उसे क्या कहेंगे? सघन माध्यम। तो कांच क्या है? सघन माध्यम है। हवा क्या है? विरल माध्यम। और कांच क्या है? सघन माध्यम। और जल, तो जल वायु से सघन है, लेकिन कांच से क्या होगा? विरल कहलाएगा। डिपेंड करेगा कि उसमें प्रकाश की चाल का कंपेयर किससे कर रहे हैं। तो हवा यहाँ विरल माध्यम से प्रकाश यहाँ चले, सघन माध्यम में प्रवेश की, तो इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधे, लेकिन सीधे न जाकर यह अभिलंब है, अभिलंब की ओर क्या हो जा रही है? मुड़ जा रही है। तो ये हवा एवं कांच, तो हवा क्या है? विरल माध्यम, कांच क्या है? सघन माध्यम। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो किधर मुड़ती है? अभिलंब की ओर मुड़ती है। इस फिगर में यह अभिलंब एन डैश अभिलंब है, यहाँ पर किरण आ रही है, इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन वो क्या हो गई? अभिलंब एन के ओर जो है मुड़ गई। तो जब विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो किरण जो है अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, अर्थात यहाँ आपतन कोण आई से अपवर्तन कोण आर का मान क्या होगा? कम होगा। इस स्थिति में आई का मान से
अपवर्तन कोण आर का मान क्या होगा, कम होगा। और दूसरी स्थिति है कि जब किरण सघन माध्यम उल्टा चले, कांच से हवा में चले, जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, ये सघन माध्यम है विरल माध्यम, तो इसको ये किरण आ रही है तो इसको सीधे निकलना चाहिए, सीधे न निकलकर ये क्या हो रही है, और अभिलंब से, ये अभिलंब है, इस सतह पर लंब खींचा गया है, अभिलंब से और दूर चली जा रही है। तो जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उस स्थिति में अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है, और इस स्थिति में आई से आर का मान क्या होगा, बड़ा होगा। ये कोण इस कोण से क्या है, बड़ा है। तो अपवर्तन कोण आपतन कोण से बड़ा होता है, कब, जब सघन से विरल में जाए तब। और तीसरा स्थिति ये बनता है कि जब किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, चाहे सघन से विरल चाहे विरल से सघन, माध्यम बदले, लेकिन कैसे हो, लंबवत अभिलंब के ऊपर ही जब प्रवेश करे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो क्या होती है, बिना अपवर्तन के, बिना विचलन के वो सीधे निकल जाती है, पूर्वोत्तर पथ पे ही चलती है। कब, जब सीधा 90 डिग्री पर किरण प्रवेश करती है तब, अर्थात वहाँ आपतन कोण कितना होगा, 0 डिग्री, अपवर्तन कोण भी कितना होगा, 0 डिग्री, सीधे किरण निकल जाती है। तो ये तीन घटना, जब विरल से सघन में तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, सघन से विरल में तो अभिलंब से दूर जाएगी क्योंकि विरल में दूर हो जाएगी, और जब लंबवत प्रवेश करेगी तो बिना विचलन के सीधे ही पूर्वोत्तर पथ पे चलती रहेगी। अब अपवर्तनांक वहाँ आया था, अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं। तो निर्वात या वायु दोनों में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बोलेंगे। तो उसमें प्रकाश की चाल, वायु में या निर्वात में प्रकाश की चाल, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अब जिसे माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है, अपवर्तनांक को सूचित करते हैं म्यू से। कई जगह इसको न्यू एन से भी सूचित किया गया है, तो दोनों रूप में कर सकते हैं, या तो म्यू या नहीं तो न्यू। किसमें, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का क्या होता है, अनुपात होता है। तो म्यू बराबर अपवर्तनांक बराबर क्या हो सकता है, निर्वात में प्रकाश की चाल को सी से सूचित करते हैं, तो ये हो गया सी। अब माध्यम में प्रकाश की चाल हो, अगर भी है तो उससे लिखेंगे, और सी का ये मालूम है कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ क्वेश्चन जैसे देखें कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और माध्यम में प्रकाश की चाल कितना है, 2 × ये कांच है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो उस माध्यम का अपवर्तनांक, तो म्यू बराबर सी बटा में भी, तो म्यू बराबर निकालना है हमको, माध्यम का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। तो वैसी स्थिति में सी का मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितना है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और दोनों कट के कितने हुए, ये 10⁸ कैंसिल हो जाएंगे, मीटर प्रति सेकंड भी कैंसिल हो जाएगा, 3/2 होगा, और 3/2 का मान कितना होगा, तो 1.5 होगा। तो उस माध्यम का अपवर्तनांक कितना आया, 1.5 आया। अब यह 1.5 इसका यूनिट क्या होगा, मात्रक क्या होगा, तो मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है, अनुपात है। ऊपर भी मीटर प्रति सेकंड, नीचे भी, तो दोनों कैंसिल हो गए, तो इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, ये एक संख्या है। अब ये कांच का अपवर्तनांक कितना है, 1.5। इसी तरह से जल का निकलना हो तो ऊपर में सी रहेगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और नीचे में कितना हो जाएगा, जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो उस स्थिति में करेंगे तो कितना आएगा, 3/2.25, इसको करेंगे तो 300 बटा में 225, इसको कटाएंगे तो कितना होगा, तो 25 9 225, और ये 25 12 कितना होगा, 300,
अब उसके बाद ये फिर कटेगा तो 3 से 4 और ये कटेगा तो 3, 4/3 मतलब 1 और फिर 3 3 3 3 ये रेकरिंग हो जाएगा। तो जल का अपवर्तनांक कितना होगा 1.33, कांच का अपवर्तनांक कितना होगा 1.5 और सबसे सघन माध्यम कौन है हीरा, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है तो 2.42। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक कितना किसका होता है हीरा का और उसका अपवर्तनांक 2.42 होता है क्योंकि उसमें प्रकाश की चाल बहुत ही क्या होती है धीमी होती है। अब अपवर्तनांक में अभी जो पिछले स्लाइड में जो हम लोग निकाले तो वो अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक था। किसके साथ चल रहा था तो निर्वात के साथ चल रहा था, वायु के साथ चलता है। वायु का अपवर्तनांक 1 होता है क्योंकि ऊपर में भी 3 × 10⁸ नीचे में भी 3 × 10⁸ कट के कितना आएगा 1। तो हवा का अपवर्तनांक कितना मानेंगे 1, जल का अपवर्तनांक 1.33 और कांच का अपवर्तनांक 1.5 अभी आया था और हीरा का अपवर्तनांक 2.42। तो ये जो है अपवर्तनांक जो पीछे स्लाइड में निकाले वो निरपेक्ष अपवर्तनांक था। अब जो है अपेक्षिक अपवर्तनांक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसका मतलब होता है कि दो माध्यमों का अपवर्तनांक का जब हम तुलना करते हैं तो उसको क्या कहते हैं अपेक्षिक, मतलब एक के अपेक्षा में दूसरे का। निरपेक्ष में केवल हवा या निर्वात के साथ दूसरे से कंपेयर नहीं करना है, लेकिन यहाँ क्या करना है कि एक माध्यम का अपवर्तनांक और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दो माध्यमों के अपवर्तनांक की तुलना करना है और उस तुलना में जो मान आएगा वो क्या कहलाएगा अपेक्षिक कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई रोहन तेज है, तो तेज है तो वह निरपेक्ष रूप से कहा जा रहा है, और जब कंपेयर किया जाएगा कि रोहन सोहन से तेज है तो वहाँ क्या कहलाएगा वो अपेक्षिक कहलाएगा। अपेक्षिक का मतलब कि किसी दूसरे से तुलना, निरपेक्ष का मतलब कि स्वयं का उसका वैल्यू, उसमें किसी दूसरे से तुलना नहीं करते हैं। तो यहाँ अपेक्षिक में क्या होगा तुलना करना पड़ेगा दो माध्यमों के अपवर्तनांक का। अब माध्यम 2 का 1 के कंपेयर कर रहे हैं, माध्यम 2 का किससे 1 का, तो μ2 ये माध्यम 2 का अपवर्तनांक, तुलना किससे करना है 1 से, तो 1 को इधर लिख देंगे। अब इसका किसका करना है तो माध्यम 2 का, ठीक है, माध्यम 2 का, और किससे करना है माध्यम 1 से, तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक ऊपर रखेंगे और माध्यम 1 का अपवर्तनांक नीचे रखेंगे। लेकिन यहीं जब चाल में जब निकालना हो तो चाल की स्थिति में जब निकालना हो तो उस समय माध्यम 1 का में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल ये उल्टा हो जाएगा। μ2 कंपेयर टू 1 निकालना है तो μ2/μ1, लेकिन यहाँ अगर चलेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा v1/v2, चाल में उल्टा हो जाएगा और यहाँ पर ये होगा। अगर माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष निकालना है, 1 का किसके सापेक्ष 2 के सापेक्ष, तो यहाँ क्या लिखेंगे μ1 का किसके कंपेयर में 2 के कंपेयर में, इधर 1 का इधर वाला कंपेयर में चलेगा, सापेक्ष किसके तो 2 के, तो किसका अपवर्तनांक ऊपर रखेंगे 1 का और नीचे किसका रखेंगे 2 का। और उसके बाद जब चाल में कहेंगे तो चाल में उल्टा हो जाएगा, 2 का इधर वाले का चाल पहले और 1 का चाल बाद में। ये कैसे आया है तो इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए μ1 2 के सापेक्ष निकालना है तो आप किसका रखेंगे पहले μ1/μ2। अब μ1 बराबर निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या चलता है तो c/v1 और μ2 बराबर क्या चलता है c/v2। अब ये इसको जब 4 पद है तो इसको बाद में लेके चलेंगे तो क्या करेंगे c/v1 और ये उल्टा जाके गुणा करेंगे तो क्या होगा v2/c, ये कैंसिल हो गया तो बराबर कितना आया v2/v1। यहाँ अपवर्तनांक में जब चलते हैं तो 1 का 2 से चलते हैं, अब जब चाल में चलेंगे तो 2 का 1 से चलेंगे। तो यहाँ अपवर्तनांक में सीधा मान रखना है, 1 का निकालना है तो 1 का ऊपर, किसके कंपेयर में निकालना है उसका नीचे। जबकि चाल में अगर चाल हमको मालूम है, अगर न्यूमेरिकल में चाल दिया है तो जिसके कंपेयर में निकालना है उसके चाल पहले और नीचे में हर में रखेंगे, जिसका निकालना है उसमें चाल बाद में रखेंगे। तो ये निरपेक्ष से अलग है, अपेक्षिक अपवर्तनांक निकालने का 2 का कंपेयर किया जाता है।
अब कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन, इसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट, पार्श्विक विस्थापन नाम भी कहते हैं। इसको देखने के लिए जैसे मान लीजिए पी क्यू एक किरण आ रही है, आपतित किरण है। ये आपतित किरण पहले हवा में है, अब प्रवेश कर रही है किस में, कांच में। तो इस स्थिति में इसको तो जाना चाहिए सीधा, लेकिन माध्यम बदलने से यहाँ ऊपर में है विरल माध्यम, नीचे में है सघन माध्यम, तो किधर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी। किधर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी। अब उसके बाद जब मुड़कर यह दूसरे सतह पर जाएगी तो फिर अब कांच से फिर किस में जाएगी, वायु में, तो सघन से विरल। तो अब ये इधर न जाकर क्या होगी, अभिलंब से थोड़ा दूर जाएगी। तो दूसरे वाले माध्यम में क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी। दो बार अपवर्तन हो रहा है, एक पहले सतह ए बी पर और दूसरा सी डी पर, यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है। एक बार अपवर्तन हुई, अभिलंब की ओर मुड़ी क्योंकि विरल से सघन में, दूसरा सघन से फिर हवा में जा रही है विरल में, तो वहाँ पर अभिलंब से दूर भागेगी। अब जब देखा जाता है कि आपतित किरण है पी क्यू, इसको और आगे बढ़ा देते हैं, और अपवर्तित किरण है क्यू आर, और निर्गत किरण कितना है, आर एस, ये बाहर निकल रही है। तो आपतित किरण पी क्यू और निर्गत किरण आर एस दोनों एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है। एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है। अब ये समांतर होती है तो इनके बीच के जो लंबवत सबसे मिनिमम दूरी है, इसी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। किरण क्या होगी, यहाँ से मुड़कर यहाँ चली आई, किरण क्या होगी, यहाँ से मुड़कर यहाँ जाए, लेकिन दिशा वही रहा, पहले ऐसे जा रही थी, अब भी वैसे ही जा रही है, लेकिन अपने पूर्वोत्तर स्थान से क्या हो गई, थोड़ा विस्थापित हो गई, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पार्श्विक विस्थापन। जैसे आप किसी कांच के गिलास में पानी भर लेंगे, कांच के गिलास में पानी भरने के बाद उसमें आप एक तिरछा पेंसिल रखेंगे, तिरछा पेंसिल यहाँ रखेंगे, तो ये पेंसिल जहाँ से पानी है वहाँ से क्या होती है, थोड़ा मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है, इस तरह से हटी हुई दिखाई पड़ती है। तो ये पहले पेंसिल तो है इस स्थिति में, लेकिन ये माध्यम बदलने के कारण थोड़ा सा विस्थापित हो गई, तो पानी में तिरछी रखी हुई पेंसिल क्या दिखती है, टेढ़ी दिखती है। कारण क्या है, उसका अपवर्तन हुआ है। यहाँ भी पार्श्विक विस्थापन हुआ है, पहले किरण जा रही थी ऐसे, लेकिन माध्यम बदलने के कारण अपवर्तित हुई, पहली बार अभिलंब की ओर, दूसरी बार अभिलंब से दूर। आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों एक दूसरे के समांतर, और इन दोनों का दिशा एक ही है, लेकिन पहले से हटकर है, तो ये जो आपस में इनके बीच के लंबवत दूरी है उसको क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, और इसे डी से सूचित किया जाता है। इसे हम कांच की स्लैब में आसानी से देख सकते हैं। अब आते हैं लेंस, क्योंकि अपवर्तन किससे होता है, लेंस से। परावर्तन में पढ़े थे क्या, दर्पण, अपवर्तन की घटना होगी लेंस से। तो लेंस किसे कहते हैं, तो दो ज्यामितीय सतहों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। इन दोनों का पृष्ठ गोलीय हो सकता है या कोई भी ज्यामितीय सतह हो सकता है। जैसे यहाँ पर एक इधर से उत्तल सतह है, एक इधर से उत्तल सतह है, तो इस तरह के जो है ये पारदर्शी माध्यम है, ये नहीं कि खोखला, पारदर्शी माध्यम है, तो इसको क्या कहेंगे, उत्तल लेंस। जैसे हवा है और हवा में, इस हवा में जल की बूंद है, तो जल की बूंद किस लेंस का काम करेगी, तो उत्तल लेंस का काम करेगी। उसके बाद अवतल, तो ये इधर से दोनों सतह अवतल है, इसमें घिरा हुआ है पारदर्शी माध्यम, तो उसको कहेंगे अवतल लेंस। उसके बाद ये इधर समतल हुआ, इधर उत्तल हुआ, तो ये समतल अवतल। तो यहाँ का समतल है अवतल है, तो समतल अवतल, तो इस तरह के भी लेंस हो सकते हैं, दो ज्यामितीय सतह से घिरे हुए। अब उत्तल लेंस किसको कहेंगे, तो उत्तल लेंस उसको कहा जाता है, यहाँ अगर आप देखेंगे तो किनारे पर क्या है, पतला है, बीच में यहाँ पर क्या है, मोटा है, किनारे पर क्या है, पतला। तो इस तरह के लेंस जो बीच में मोटा हो और किनारे पर क्या हो, पतला हो, उस लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। और उत्तल लेंस से जब किरण समांतर किरण ले जाते हैं, तो यहाँ माध्यम, इधर तो हवा है, इधर लेंस कांच का बना हुआ है, तो ये किरण अपवर्तित होगी अभिलंब की ओर, और यहाँ पर फिर दूर भागेगी, तो यहाँ पर दोनों जाके मिलती है। तो ये समांतर किरणों को एक बिंदु पर क्या करती है, फोकस पर अपने केंद्रित करती है, और इस घटना के कारण इसे क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं,
अभिसारी लेंस, क्योंकि किरणों को ये क्या करता है, एक बिंदु पर केंद्रित करता है। जबकि अवतल लेंस में क्या होंगे, बीच में क्या होगा, पतला और किनारे पर क्या होगा, मोटा। यहाँ भी है बीच में पतला और किनारे पर मोटा, तो इस लेंस को क्या कहा जाएगा, अवतल लेंस कहा जाएगा। बीच में पतला और किनारे पर मोटे होते हैं। और इसमें क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पर किरण जा रही है, तो यहाँ सतह इस तरह का है, तो यहाँ अभिलंब की ओर मुड़ रही है, तो यहाँ अभिलंब ऐसे खींचेंगे तो अभिलंब, और इस पे अभिलंब से दूर, तो उस स्थिति में किरण क्या हो जा रही है, फैल जा रही है। लग रहा है कि यहाँ फोकस से जो है ये किरण आ रही है, आगे लेंस से बाहर निकलने पर किरणें क्या होती है, एक दूसरे से दूर हो जाती है, अपसरित हो जाती है। इसलिए अवतल लेंस को क्या कह सकते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। ये कन्वेक्स लेंस इसको कहेंगे कन्वर्जिंग, और कॉनकेव लेंस को कहेंगे डाइवर्जिंग या अपसारी लेंस भी कहते हैं। इस तरह के लेंसों का भी हम लोग का अध्ययन नहीं करना है। उत्तल का अर्थ समझेंगे सीधा ये, जिसमें जो है क्या हो, दोनों जो है उभय हो, दोनों सतह उत्तल हो। उभय उत्तल, उभयोत्तल को कहेंगे उत्तल लेंस, और उभयावतल को कहेंगे अवतल लेंस। समतल उत्तल या समतल अवतल का अभी जिक्र नहीं करना है। अब किसी भी दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको 2 किरण आरेख खींचना होता था, जिसका नियम होता था। उसी तरह से लेंस में भी किरण को प्राप्त करने के लिए, किसी प्रतिबिंब की आकृति प्राप्त करने के लिए हमें किरणों को ड्रॉ करना पड़ेगा, और किरण के कुछ नियम हैं। जैसे दर्पण में था उसी तरह का यहाँ पढ़ लेते हैं कि जैसे अगर पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही हो, तो वह उत्तल लेंस के फोकस बिंदु पर क्या होती है, केंद्रित होती है। ये मुख्य अक्ष है, ब्लू लाइन। ग्रीन किरण जो है आ रही है, ये अपवर्तन के बाद कहाँ चली जाती है, फोकस से होकर गुजरती है। ये किरण कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से। जबकि अवतल लेंस में क्या होगा, ये तो फैल जाएगी, लेकिन मालूम क्या होगा कि ये फोकस से आ रही है। तो जैसे दर्पण में समझते थे कि जब मुख्य अक्ष के समांतर हो तो फोकस से गुजरती है, इसमें भी मुख्य अक्ष के समांतर हो तो फोकस से गुजरती है उत्तल लेंस में, और अवतल लेंस में क्या होता है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। जबकि उत्तल दर्पण, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण, सॉरी ये नहीं रहेगा, दर्पण ये अवतल लेंस के जैसा काम करेगी, और अवतल दर्पण उत्तल लेंस के जैसा काम करेगा। जैसे हम लोग उत्तल दर्पण में हमेशा क्या प्रतिबिंब, तो काल्पनिक, आभासी प्रतिबिंब और छोटा प्रतिबिंब सीधा प्राप्त करते थे। तो यहाँ किस में प्राप्त करेंगे, क्योंकि उत्तल दर्पण में ऐसा था, तो अवतल लेंस में ऐसा प्राप्त करेंगे, काल्पनिक, छोटा एवं सीधा प्राप्त करेंगे। और अवतल दर्पण में काल्पनिक भी प्राप्त करते थे, वास्तविक भी प्राप्त करते थे। बड़ा छोटा कई प्रकार के, काल्पनिक बड़ा होता था, वास्तविक तो बड़ा छोटा बराबर कई प्रकार का होता था। तो वो भी है कौन दिखाएगा, उत्तल लेंस दिखाएगा। तो अवतल दर्पण किसके जैसा, उत्तल लेंस के जैसा। उत्तल दर्पण किसके जैसा, अवतल लेंस के। यहाँ थोड़ा इंटरचेंज कर देना है, बाकी सब प्रक्रिया उसी तरह के चलेगी। मुख्य अक्ष के अगर फोकस से गुजरने वाली हो तो क्या हो जाएगी, वो समांतर हो जाएगी। फोकस से आ रही है तो समांतर, दर्पण के जैसा ही है। फोकस की दिशा में आ रही है तो समांतर। अगर प्रकाश केंद्र O ये बीच में, लेंस के बीच में, जिससे जो है दर्पण में क्या होता था, ध्रुव होता था बीच में। दर्पण में बीच में क्या था, P बोलते थे, ध्रुव बोलते थे, पोल। लेंस में क्या होगा बीच में, उसको ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ O बोलेंगे। तो ऑप्टिकल सेंटर से कोई किरण अगर गुजरे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, सीधे निकल जाती है। और यह केवल पतले लेंस में होगा। मोटे लेंस में ये क्या हो जाएगा, पार्श्विक विस्थापित होगी, दिशा नहीं बदलेगी, लेकिन वहाँ अपने जगह से थोड़ा हट जाएगी। तब पतले लेंस में ये लागू होगा कि जब किरण प्रकाश केंद्र O से गुजरती है तो उसमें बिना अपवर्तन के वो क्या हो जाती है, सीधे निकल जाती है, उसमें कोई विचलन नहीं होता है। तो ये 3 हमको नियम याद रखना है। मुख्य अक्ष के समांतर तो फोकस से, फोकस से तो मुख्य अक्ष के समांतर, और प्रकाश केंद्र की दिशा में हो तो उसको बिना अपवर्तन के सीधे उसको आगे बढ़ा देना है। अब इसी आधार पर
इन नियमों के आधार पर हम देखते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनता है उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में। तो पहले उत्तल लेंस में समझते हैं। जैसे वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर वस्तु रखेंगे तो उससे किरण आएगी समांतर। समांतर किरणें कहाँ मिलती है? फोकस से। तो फोकस पे मिलेगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। अब फोकस पे बन रहा है, दूसरे साइड में बन रहा है, तो दूसरे साइड में बन रहा है फोकस पर, तो वह बहुत क्या होगी? छोटी होगी। छोटी होगी, वास्तविक होगी और उल्टा होगी। तो जस्ट लाइक ये किसके जैसा हो रहा है? अवतल दर्पण के जैसा। अवतल दर्पण में अनंत पर तो प्रतिबिंब बनता था फोकस पर, वास्तविक, उल्टा और बहुत छोटा। दूसरी स्थिति जब वस्तु अनंत और 2f1 या कह सकते हैं c1 के बीच हो, अर्थात कह सकते हैं कि 2f1 से दूर हो, अनंत से नज़दीक हो और 2f1 से दूर हो, वैसी स्थिति में एक किरण लेंगे समांतर जो फोकस से गुजरेगी, दूसरी किरण लेंगे O से, प्रकाश केंद्र से, ये क्या होगी? सीधे निकल जाएगी। तो वैसे स्थिति में ये किरण कहाँ मिल रही है? तो यहाँ है फोकस, यहाँ है उसका जो है दूसरा 2f2, क्योंकि लेंस में दो फोकस, इधर वाले को f1 बोलेंगे। लेंस में कितने फोकस होते हैं? दो फोकस होते हैं, इधर f1 और इधर f2। और अवतल में भी दो होंगे, अवतल लेंस में भी दो फोकस, इधर वाले को बोलेंगे f2 और इधर वाले को बोलेंगे f1। दोनों में एक्सचेंज है। उत्तल लेंस का फोकस किधर होता है? अब इन दो फोकस है f1 और f2, इसमें f2 चेंज हो गया है, इसमें f2 किधर है? दाएं साइड में, f1 है बाएं साइड में। अवतल में क्या होगा? f2 होगा बाएं साइड में, f1 होगा दाएं साइड में। अब f2 और f1 दो फोकस होते हैं, लेकिन मुख्य फोकस किसको माना जाता है? f2 को माना जाता है। f2 क्या है? मुख्य फोकस। दर्पण नहीं, लेंस, दर्पण में तो एक ही फोकस होता है, लेकिन लेंस में दो फोकस होते हैं और दोनों फोकस f1 और f2 में से मुख्य फोकस किसको माना जाएगा? तो f2 को माना जाता है, क्योंकि किरण तो इधर से ले आना है, इधर से लाएंगे तो मिलेगी यहाँ, इसमें इधर से ले जाएंगे तो यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, इसलिए f2 को क्या माना जाता है? मुख्य फोकस। तो दूसरी स्थिति में ये कहाँ बना? f2 एवं 2f2 के बीच में बना, और कैसा दिख रहा है? उल्टा। उल्टा मतलब क्या है? वास्तविक, और वस्तु बड़ी है और प्रतिबिंब क्या है? छोटा। तो इस तरह का 2f1 से परे हो तो f2 एवं 2f2 के बीच छोटा, वास्तविक एवं उल्टा प्राप्त होता है। जस्ट अवतल दर्पण वाला पूरा टेबल आप याद रखे हैं पिछले वीडियो में, तो वही सेट होगा किसमें? उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण वाला पूरा टेबल किसमें सेट होगा? उत्तल लेंस में। अवतल दर्पण वाला किसमें? उत्तल लेंस में सेट होगा। उसके बाद जब वस्तु कहाँ पर हो? 2f1 पर हो, मतलब c1 इसको कह सकते हैं, जिसे दर्पण में करते थे, तो किधर बनेगा? इधर जो है वहाँ c1 पे ही बनता था, जबकि इसके में दूसरी ओर बनेगा c2 पर बनेगा, 2f2 पर बनेगा। जब ये वहीं पर बना लेकिन दूसरे साइड में बना, तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि वस्तु और प्रतिबिंब का आकार बराबर होगा, लेकिन उल्टा है। उल्टा है तो वास्तविक है। 2f1 पर रखेंगे तो 2f2 पर बनेगा, बराबर बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। अगर उससे आगे बढ़ते हैं तो 2f1 एवं f1 के बीच रखते हैं, तो इसको समांतर एवं वहीं दो किरणें हमेशा लेंगे, समांतर को फोकस से ले जाएंगे और प्रकाश केंद्र से एक ले जाएंगे, जहाँ ये कटेगी वहीं पर प्रतिबिंब मिलेगा। तो ये 2f1 के परे, मतलब ये किसके जैसा होगा? 4 नंबर 2 के उल्टा हो गया। यहाँ 2f1 के परे रखते थे तो बनता था कहाँ? f2 एवं 2f2 के बीच में। यहाँ पर रखे क्या? 2f1 एवं f1 के बीच में, तो 2f2 के परे बना। तो 2f2 के परे बना, बड़ा, आकार में बड़ा, लेकिन दूसरे साइड में है तो वास्तविक एवं उल्टा। वैसे ही फोकस पे रखेंगे, तो फोकस पे रखेंगे तो ये समांतर ले जाएंगे, फोकस से दूसरा फोकस से गुजारेंगे, दूसरा प्रकाश केंद्र से, तो ये दोनों मिलने की संभावना नहीं है। इसका अर्थ कि एक अनंत पर जाके मिलेगी। तो जब फोकस पे वस्तु रखते हैं तो अनंत पर प्रतिबिंब बनता है। ये अवतल दर्पण में भी देखे थे, वास्तविक एवं उल्टा होता है। और लास्ट कंडीशन इसमें आता है कि जब वस्तु जो है f1 से और लेंस के बीच रखते हैं, तो उस स्थिति में f1 एवं लेंस के बीच रखेंगे तो
प्रतिबिंब से किरण वस्तु से किरण ले जाएंगे समांतर तो FO2 से उसको गुजारेंगे, और दूसरा जो है प्रकाश केंद्र से, तो आगे ये फैलती हुई चली जा रही है तो इसको डॉटेड लाइन से पीछे मिलाएंगे तो प्रतिबिंब जो है वस्तु की ओर ही प्राप्त होती है। वस्तु की ओर प्राप्त होगी तो सीधे प्राप्त होगी, सीधा होगी तो काल्पनिक या आभासी होगी, और बड़ा होगी, जो कि अवतल दर्पण में भी इस तरह का 6ठा नंबर केस देखा जाता था। तो अवतल दर्पण वाला अगर याद किए हैं तो वो सीधा सीधा उत्तल लेंस में आप उसको सेट कर सकते हैं, जस्ट उसी के जैसा है। बस अंतर इतना है कि उसमें प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनता था, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब दूसरी ओर बन रहा है। उसमें काल्पनिक प्रतिबिंब दूसरी ओर बनता था, दर्पण के पीछे बनता था, इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही प्राप्त हो रहा है। उसके बाद अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, तो अवतल लेंस जस्ट लाइक किसके जैसा बिहेव करेगा, उत्तल दर्पण के जैसा। बार बार कह रहे हैं कि अगर दर्पण का अगर याद कर लिए हैं तो लेंस का बिल्कुल क्लियर है। अवतल लेंस किसके जैसा, उत्तल दर्पण जैसा। उत्तल लेंस किसके जैसा, अवतल दर्पण जैसा। तो अवतल दर्पण वाला वहाँ लगाया 6 केस, यहाँ उत्तल दर्पण में 2 ही केस बनता था, तो 2 केस अवतल लेंस में भी आएंगे। जब वस्तु अनंत पर हो तो समांतर किरण ले आएंगे अनंत से, और वो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, फैल जाएगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर, वस्तु इधर ही है, प्रतिबिंब वस्तु की ओर इसमें बनेगा लेंस में। तो इसमें क्या होगा, काल्पनिक होगा, आभासी होगा और सीधा होगा, और क्या होगा, बहुत छोटा होगा। दूसरा केस है कि जब अनंत के आगे कर लेते हैं तो अनंत के आगे कहीं भी रखेंगे तो वो भी समांतर लेके जाएंगे, जो फोकस से और एक ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे। तो दोनों किरणें जहाँ कटेंगी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो कहाँ प्राप्त होगा, तो फोकस एवं लेंस के बीच में। उसमें भी फोकस एवं दर्पण के ध्रुव के बीच प्राप्त होता था, किसमें, उत्तल दर्पण में। तो इसमें भी वही होगा, फोकस एवं लेंस या प्रकाश केंद्र के बीच में, जो छोटा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। तो इसमें उत्तल दर्पण वाला सेट करना है, किसमें, अवतल लेंस में। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लेंस सूत्र। तो जिस तरह से हम दर्पण सूत्र याद किए थे, 1/v + 1/u बराबर 1/f, तो इसमें थोड़ा सा वही याद करना है, बस इस प्लस के जगह पर क्या करना है, माइनस हमें करना है, क्योंकि यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जा रही है, उल्टा हो जा रही है। वास्तविक प्रतिबिंब किधर, तो लेंस के दूसरी ओर, उसमें वस्तु की ओर। काल्पनिक इसमें लेंस में किधर, तो वस्तु की ओर, जबकि दर्पण में दर्पण के पीछे। तो इसके चलते वो चेंज होने से यहाँ चिन्ह क्या हो जाएगा, 1/v - 1/u बराबर 1/f। यहाँ माइनस चिन्ह का ध्यान रखना है, जबकि दर्पण में यहाँ प्लस होता था। v क्या है, प्रतिबिंब दूरी, u क्या है, वस्तु दूरी, f क्या है, तो लेंस की फोकस दूरी। अब उसके बाद एक आता है आवर्धन। तो आवर्धन हम लोग दर्पण में पढ़े थे, m बराबर -v/u, लेकिन इसमें ये केवल किसके लिए, ये पढ़े थे दर्पण के लिए। कन्फ्यूजन थोड़ा सा है, दर्पण में यहाँ प्लस रखना है और आवर्धन में माइनस रखना है, जबकि लेंस सूत्र में माइनस रखना है और आवर्धन में क्या रखना है, प्लस रखना है। आवर्धन उस समय भी बताया गया था कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। और वैसे स्थिति में जब v के सूत्र में इसको लेके जाते हैं, दर्पण में सिद्ध भी कराए थे, तो m बराबर क्या होगा, आवर्धन m बराबर यहाँ होगा v/u। m बराबर v/में, यहाँ माइनस नहीं लगाना है, जबकि दर्पण में माइनस लगाना है, लेंस में यहाँ माइनस नहीं रहेगा। माइनस कहाँ रहेगा, लेंस के सूत्र में रहेगा। तो इसी आधार पर 2 सूत्र हमको मिले कि 1/v - 1/u बराबर 1/f और m बराबर v/u। यहाँ माइनस सब चिन्ह का उपयोग नहीं करना है। बाकी चिन्ह परिपाटी जिस तरह से हम लोग दर्पण में चिन्ह परिपाटी को याद रखे हैं, उसी तरह से लेंस में भी चिन्ह परिपाटी याद रखना है। वस्तु की ओर माइनस, दूसरे साइड में प्लस, ऊपर की ओर प्लस और नीचे की ओर माइनस। तो ये चिन्ह परिपाटी इसमें अलग से नहीं पढ़ना है, जैसे दर्पण में पढ़े हैं चिन्ह परिपाटी, उसी चिन्ह परिपाटी का उपयोग करना है। सूत्र थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया है, माइनस के जगह पर प्लस इसमें और इसमें प्लस के जगह पर माइनस। इसी आधार पर सारे न्यूमेरिकल बनेंगे। न्यूमेरिकल अगर नहीं बनते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा,
न्यूमेरिकल यहाँ बनाया जाएगा। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक है लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता का मतलब ये, अगर इसकी फोकस दूरी मान लेते हैं यहाँ पर है f2 और एक पतला लेंस लेते हैं, तो पतला लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, थोड़ा ज़्यादा होगी, यहाँ f2। तो ये समांतर किरण जा रही है तो मोड़ेगा इतना, ये समांतर किरण जा रही है तो मोड़ेगा यहाँ पर। तो ये एंगल और इस एंगल में, दोनों में आप क्या देख रहे हैं, ये एंगल क्या है, बड़ा है और ये एंगल छोटा है। तो जिसकी फोकस दूरी कम होती है उसके मोड़ने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। जिसकी फोकस दूरी बड़ी है उसकी मोड़ने की क्षमता क्या होगी, कम होगी, एंगल कम बनेगा। तो पावर ऑफ लेंस का मतलब होता है किरणों को मोड़ने की क्षमता, और मोड़ने की क्षमता किस पर निर्भर करेगा, फोकस दूरी पर। फोकस दूरी पर क्या होगा, व्युत्क्रम होगा, उल्टा होगा। जिसकी फोकस दूरी बड़ी उसकी आवर्धन क्षमता, मोड़ने की क्षमता कम। जिसकी फोकस दूरी छोटी उसकी आवर्धन, मोड़ने की क्षमता क्या है, अधिक है। किरण इसमें इतना मुड़ी जबकि इसमें केवल इतना ही मुड़ी। तो ये भी कह सकते हैं कि लेंस द्वारा किरणों की मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, उसकी लेंस की क्षमता कहते हैं। और यह मान उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम मान के बराबर होता है। फोकस दूरी के किसके मान के, व्युत्क्रम मान के बराबर होता है। तो लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, P बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/f, क्योंकि फोकस दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रम मान, तो 1/f। और यह किस में, मीटर में लेंगे तब, सेंटीमीटर में नहीं, सेंटीमीटर में जब लेंगे तो P बराबर 1/f, ये मीटर में, और सेंटीमीटर में लेंगे तो P बराबर 100/f करेंगे। किस चीज़ में, सेंटीमीटर में जब लेंगे तब, इसका ध्यान रखना है। और उसके बाद उत्तल लेंस का पावर हमेशा क्या होगा, प्लस में, क्योंकि फोकस दूरी प्लस में। और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, माइनस में होती है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी एवं आवर्धन पावर क्या होगा, प्लस में। अवतल लेंस की फोकस दूरी एवं पावर क्या होगा, माइनस में होगा। तो आप प्लस और माइनस, जैसे जो है अगर किसी लेंस में दिया है कि उसकी क्षमता कितना है, 2 डायोप्टर है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, डी से सूचित किया जाता है। तो ये 2 डायोप्टर है, प्लस 2 डायोप्टर है, इसका मतलब कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। कैसे जाने, तो प्लस में है, इसलिए प्लस से क्या समझ में आता है, उत्तल लेंस है। अगर कहीं दिया हो कि किसी के क्षमता क्या है, 0.2 डायोप्टर है, वो भी माइनस में है, तो इसका मतलब क्या है कि वह अवतल लेंस है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, माइनस में होती है। इस माइनस से पता चल रहा है कि अवतल लेंस है, और इस प्लस से पता चल रहा है कि उत्तल लेंस है। तो क्षमता से हम प्लस माइनस से जान सकते हैं कि वह लेंस कौन सा है। उसके बाद जिसका ये वैल्यू ज़्यादा होगा उसकी क्षमता अधिक कहेंगे, जिसका कम है वैल्यू उसकी क्षमता क्या कहेंगे, कम कहेंगे। ये आपका प्रकाश का अपवर्तन का चैप्टर ये में इंक्लूड किया गया। हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर जहाँ भी आपको लगता है कि थोड़ा सा और जो है आपको समझने की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और लाइक करें इस वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगला वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।